वर्क। चलिए चलते हैं, क्या है वर्क है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को संघराज्य के क्षेत्र में वर्णित करता है, संघराज्य के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के कीट तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सी होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। मकाओ की मुद्रा को पटका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जॉन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र गोला चंद्रमा है। हर्ष का राजस्व का विबॉन भट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। सबसे अधिक शुद्ध सोना कुषाणों के द्वारा। आगे चलते हैं। राज्य अपराध नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपेक्षा के सिद्धांत प्रतिपादन दादा बनर्जी ने किए थे। राज्यों में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा एवं सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का आविष्कार। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गरसप्पा प्रपात साबरमती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फर्म अम्बाला में है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। शहद मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेनी नदी पर है। हीरे की चमक का कर्ण प्रकाश का पूर्वांतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुशल वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूरज की ऊर्जा का मतलब मुख्य स्रोत नाभिकीय सनलाइन है। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को भंग धन विधेयक 14 दिनों मतलब लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। आगे चलते हैं। अब आगे है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेनर ने किया था। आगे तत्वों के वर्गीकरण के त्रिक नियम किसने दिए? डोबेनर ने दिए थे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। आगे है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है? 18 है। कितना? 18 है। देख लेते हैं। 7 का 18 है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त हो जाएगा आपका 9 होना चाहिए। आवर्त 9 हो जाएगा। आवर्त कितना हो जाएगा? 9 गो। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 को। 7 को आवर्त है। आगे चलते हैं। 7 को आवर्त है। अब आगे है
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया परमाणु मतलब घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आंसर हो जाएगा डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 11 शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखा जाता है वो जाना जाता है आपका निष्क्रिय गैस होना चाहिए, निष्क्रिय गैस। 14 हो जाएगा निष्क्रिय गैस है तिरक, ठीक है। आगे सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक होता है? वो होता है आपका फ्लोरीन। 15 हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? तो हो जाएगा आपका कार्बन। 16 हो जाएगा ए, नहीं का अति हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थापित किया गया है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दाहिने, दाहिनी ओर रखा गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं, हो जाएगा आपका ओ धातु। आगे चलते हैं। किस वर्ग में तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो 7A में, यानी हो जाएगा आपका किस वर्ग में हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4A में। आगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन वृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन वृत्ति जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। 20 हो जाएगा आपका बी, 20 के है, बढ़ता है। आगे चलते हैं, ए हो जाएगा। आगे है किस वर्ग में के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के? हो जाएगा आपका 7A होना चाहिए, 21 को 7A। आगे चलते हैं। आगे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉकों में। कितने ब्लॉकों में? 4 ब्लॉकों में, 4 ब्लॉकों में। आगे चलते हैं। आगे है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक बनाते हैं? तो डी ब्लॉक। आगे चलते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। हो जाएगा आपका 24 का इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगा। 25 क्या है? 24 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता ना। आगे चलते हैं। आगे है आपका किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु कहा जाता है 4A अति, मतलब 2A हो जाए 25 को जगह आपका सी, बी धातु। मेंडलीव का संबंध किस देश से था? मेंडलीव कहाँ का निवासी था? तो मेंडलीव था आपका मेंडलीव कहाँ चल गए हैं? इटली। आगे है 26 को जगह आपका मेंडलीव की देश संबंधित था, तो इटली संबंधित था आपका मेंडलीव रूस। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? हो जाएगा आपका एक समूह में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो कहते हैं आपको 6A में। किस वर्ग के तत्वों की संख्या 2 होती है? संयोजकता 2 होती है, वो होती है आपके 2A में। आगे सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। आगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा एल्युमिनियम होना चाहिए, 31 हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एल्युमिनियम। ऑक्सीजन हो जाएगा 32 के। आगे प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है? निष्क्रिय गैस। आगे प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य क्या होता है?
एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरी तथा तीसरी आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8। आगे है भारत का इतिहास जानने करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। ये हैं साहित्यक और पुरातात्विक स्रोत। स्रोत में साहित्यक, पुरातात्विक। साहित्य में आ जाता है आपका वैदिक ग्रंथ, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। ठीक। फिर आपका आ जाता है विदेशियों का विवरण। साहित्य में आ जाता है। पुरातात्विक में आ जाता है पुरालेख, सिक्का, स्थाप अवशेष, उत्खनन आदि। आगे चलते हैं। साहित्य स्रोत। ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्धिक साहित्य, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवादन, बुद्धचरितम। बुद्धचरितम के लेखक थे अश्वघोष। महाविभास, वसुमित्र और जातक। जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग और सूत्र आदि हो जाएगा। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। राजतरंगिणी, कलहन, पृथ्वीराज राजशोक, चंद्रवरदाय, हर्ष चरित्र, कवान भट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अर्थशास्त्र, पाणिनि या चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, स्वप्न वासदत्ता का भास। आगे राजाओं द्वारा रचित साहित्य। हाल, गथा सप्तशती, सातवाहन कथा, महेंद्र वर्मन, पल्लव कथा, मत विलास पर हसन, हर्षवर्धन का रत्नावली, नागानंदन, प्रियदर्शिका, सोमेश्वर कथा, मानसोल्लास। साहित्यक ग्रंथ एवं प्रमुख तत्व। कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ से मिलती है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ। ललित विस्तार की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय में रचना की। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि की अष्टाध्याय पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र के रूप में की थी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य काली राजकथा का चित्रण करता है। आगे चलते हैं। आगे विविध जान लेंगे भारत से संबंधित प्रमुख तत्व। भारत से संबंधित प्रमुख तत्व। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधा भाई सुब्बारायन। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला ICS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साई फतिमा बीबी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला मिर्जा भनोट। इंग्लिश चैनल तैर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी 1971 में। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला ICS EV जोशी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला रॉय। आगे चलते हैं। देश की प्रथम महिला चिकित्सक कादामनी गांगुली। पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज विलियम बेंथ्यू। उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश लीला सेठी मध्य प्रदेश। देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल थी। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला मदर टेरेसा। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहरू मूसा। प्रथम महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में प्रथम महिला स्नातक कदामली गांगुली एवं
चंद्रमुखी बासु। प्रथम महिला स्नातक कामिनी रॉय। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मशक्तु। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान की इंट्रोडक्शन जान लेंगे क्या है। जीव विज्ञान में बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है बायो की जीवन, अर्थात लोगोस होता है आश्चर्य अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क व ट्रेबिलियस। लेमार्क फ्रांस था, ट्रेबिलियस कहाँ था, जर्मनी था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के दो भाग हैं। जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसमें जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है, इसके पिता अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे एवं का अध्ययन किया जाता है, इसके जनक थियोफ्रेस्टस थे। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक जैसे कि जीव विज्ञान का अरस्तु, जंतु विज्ञान का अरस्तु, वनस्पति के थियोफ्रेस्टस, वर्गीकी की लिनियस, अनुवांशिकी ग्रेगरी मेंडल, जीवाश्मिकी की लियोनार्डो दा विंची, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुईस पास्चर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वॉन बेयर, जीवाणु विज्ञान के ल्यूवेनहॉक, कवक विज्ञान के माइकोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक, भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा। ठीक, आगे भारतीय बायोलॉजी के RS कश्यप, भारतीय शैवाल विज्ञान के MOA अयंगार। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है अनुवांशिकी, अनुवांशिकता के अध्ययन को, वंशागति के अध्ययन को, सुजनन की, अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों का अध्ययन, जीवाश्मिकी, जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी, शैवालों का मतलब फाइकोलॉजी शैवालों का, माइकोलॉजी कवकों का, सिल्वीकल्चर, कास्टिक बेरो, वन विज्ञान का अध्ययन, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। आगे है रोग विज्ञान के पैथोलॉजी, रोगों को प्राकृतिक कारण लक्षणों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन, मिमिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, एरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन, सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, केलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, राइनोलॉजी, जंतु के नाक गले का अध्ययन। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसलिए यह अल्प विकसित है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील है। विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 2019, जैसे कि न्यून आय वाली अर्थव्यवस्था $10 225 या इससे कम, न्यून मध्य वाला हो जाएगा $226 से $3995, उच्च मध्य आय वाला हो जाएगा $3996 से $12,375, उच्च आय वाली $डॉलर हो जाएगा $12,376 या इससे अधिक। अब आगे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत की 55% से अधिक जनसंख्या की जीविका का मुख्य साधन जो है कृषि है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका सर्वघनिष्ठ होती है। आगे है 1991 में आरंभ उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्न है। कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय स्तर कम होना, जनसंख्या की वृद्धि दर और बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकांकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकांकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
उत्पादन के साधनों यानी कि पूंजी, श्रम, भूमि पर निजी अधिकार होता है और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। बंद अर्थव्यवस्था, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें किसी बाहरी देश के किसी प्रकार के आयात निर्यात नहीं होता है। अब आगे है मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था महबूब हक के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 सूचकांक आते हैं: जीवन प्रत्याशा 1/3, शिक्षा 1/3 और आय 1/3। आगे चलते हैं। आगे आप फिजिक्स में है क्रोन का वोल्टेज जॉन का होता है आपका ऐसा यूनिट होता है जूल प्रति केल्विन। नेतांक आवेश का कूलम पर आप विद्युतांक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। धारितांक फैराडे, चालकताक ओम मीटर इनवर्स। ठीक, आगे है धारा घनत्व को एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत विभव को कूलम प्रति मीटर। ध्रुव आघूर्ण विद्युत आघूर्ण हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स को वोल्ट मीटर। विद्युत विभव वोल्ट। प्रेरकत्व के हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स के वेबर। चुंबकशीलता के हेनरी और मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। इंट्रॉपिक हो जाएगा जूल प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति केजी। 10 के घात के विभिन्न रूप। विज्ञान में बड़ी एवं छोटी राशियों के मान को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे देखेंगे 10 पर पावर 24 एट्टो, 10 पावर 24 एट्टो, 10 पावर 21 जेट्टो, 10 पर पावर 24 एट्टो, 10 पर पावर 21 जेट्टो, 10 पर पावर 18 एक्सा, 10 पावर 15 पेटा, 10 पावर 12 टेरा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 3 किलो, 10 पावर 2 हेक्टो, 10 पावर 1 डेका। 10 के घात 10 पर पावर -24 एक्टो यक्टो, 10 पर पावर -21 जेप्टो, 10 पर पावर -18 एट्टो, 10 पावर -15 फेमटो, 10 पावर -12 पिको, 10 पावर -9 नैनो, 10 पावर -6 माइक्रो, 10 पावर -3 मिली, 10 पावर -2 सेंटी, 10 पावर -1 DC। अब आगे है आपका गति के नियम यानी कि मोशन। विराम तथा गति यानी कि रेस्ट एंड मोशन। विराम, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है। जैसे कि मेज पर रखी पुस्तक मेज के सापेक्ष विराम अवस्था में। गति, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ निरंतर बदलती रहती है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। अब विराम तथा गति दोनों सापेक्ष पद है। कोई वस्तु यदि किसी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विराम में है तो वस्तु दूसरे की अपेक्षा वह गति की अवस्था में हो सकती है। जैसे चलते हुए कार में बैठा हुआ आदमी बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा गति में है, लेकिन कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वह विराम की अवस्था में है। गति के प्रकार, गतियाँ कई प्रकार की होती हैं। सरल रेखीय गति, इस प्रकार की गति में वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, जैसे कि गिरते हुए पत्थर की गति, सीधी सड़क पर वाहन की गति और परेड में सिपाहियों के चार्ट फास्ट की गति आदि। वृत्तीय गति, इसमें वस्तुएं वृत्त पथ के अनुदिश गति करती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पंखे की पेंडुलम या घड़ी की सुइयों की गति इत्यादि। दोलनीय गति, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती रहती है, जैसे झूले की गति, दीवार, घड़ी के पेंडुलम की गति आदि। आगे है राज्य व्यवस्था, इसके बारे में जान लेंगे। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड ऑफ इंडिया, आगे जानेंगे क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, कब? 1774 में। आगे चलते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833 में। आगे भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892। आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा जो था द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी निर्गत कराने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम में है? भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास 2 तरीकों से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तथा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अभी हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1893, चार्टर एक्ट 1818,
चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ठीक। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे है आगे केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। आगे है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्वाचन करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। भारत कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। आगे कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 से 10। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब आगे है अंतरिम सरकार 1946 में, जैसे कि राष्ट्रमंडल संबंधी विदेश मामले के मंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्यान्न एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, श्रम जगजीवन राम, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां और शिक्षा कला मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। अब आगे है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में कायम साइमन कमीशन का गठन किया गया। आगे है भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल, इसके बारे में जानेंगे। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखिए यहाँ से आगे समझेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में जगह का 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतर रेखाओं क्या निर्धारित करता है? समय एवं अवस्थिति को। आगे चलते हैं। आगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। वह 8 राज्य है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। आगे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता तथा पूर्वी बिंदु किबूत अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग 2 घंटा बाद अंतर पहले दिखाई देता है। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटा का अंतर होता है? 5.5 घंटा का। आगे यदि भारतीय मानक एवं पर मध्यमान हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजेगा। आगे चलते हैं। भारत का समुद्र स्थल दक्षिण बिंदु पर इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय मानक समय रेखा से 82 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। बस आज यहीं तक।